का तो आज पहले चरण के मतदान के लिए लोग आज चुनेंगे कि आखिर उनका उम्मीदवार, उनका प्रत्याशी कौन होगा। 11 जिलों के 58 सीटों पर इस बार मतदान हो रहा है पहले चरण में। और इसी बीच आपको यह भी बता दें कि टीवी स्क्रीन पर नेटवर्क 10 की ओर से एक नंबर फ्लैश किया जा रहा है जिसपे कि आप अपनी सेल्फी भेज सकते हैं। अगर आपने मतदान कर लिया है, वोट डाल दिया है, तो आप अपनी सेल्फी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर भेज सकते हैं। मेरा मत मेरा अधिकार के जरिए से इस बार जो जनता है वो अपनी सरकार चुनेगी कि आखिर कौन वो प्रत्याशी होगा जो जनता के बीच आकर जनता के दिलों को जीतेगा। हालांकि इसी बीच आपको ये भी बताते चलें कि 11 जिलों के 58 सीटों पर जो ये मतदान होना ही काफी ज्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण जो है वो काफी ज्यादा भुनाता नजर आया था, विपक्षी दलों की ओर से भी और साथ ही सत्ता पक्ष की ओर से भी। आरोप प्रत्यारोप के बीच कोशिश ये की जा रही थी कि इस बार मेरी सरकार बने, तो वहीं बीजेपी कह रही थी कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। जहां एक तरफ सपा की ओर से कहा जा रहा था, दावे वादे किए जा रहे थे कि इस बार लाल टोपी ही पूरे राज्य में छाएगी, तो वहीं बीजेपी भी यही कहती नजर आई कि कमल का फूल ही उत्तर प्रदेश में खिलेगा। अब होगा क्या, ये फैसला आपका है। आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें क्योंकि एक वोट अच्छी सरकार चुनने के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे में लोकतंत्र के इस महापर्व में एक एक वोट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें। मेरा वोट मेरा अधिकार के जरिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी सेल्फी भेज सकते हैं। अगर आपने मतदान कर लिया है तो आप इस नंबर पर अपनी सेल्फी भेजें ताकि हम भी टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा सके कि आखिर कितना ज्यादा लोग इस बार बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। और आपको बताते चलें कि इस बार 600 से भी ज्यादा उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में है, जिसमें से कि 73 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। पहले चरण की मतदाता केंद्र पर होंगे अर्धसैनिक बल के जवान। हालांकि आपको यह भी बता दें कि जिस तरह ये चुनाव है, इस चुनाव को लेकर हर एक मतदाता केंद्र पर अर्धसैनिक बल को तैनात किया गया है। 12 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो ऐसे हैं जो काफी ज्यादा संवेदनशील हैं और इन क्षेत्रों में ध्यान ये रखा जा रहा है कि लोगों को, जो उम्मीदवार हैं जो आ रहे हैं मतदान के लिए, उनको कोई परेशानी ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो। पहले चरण की 58 सीटों पर आज मतदान हुआ और 623 उम्मीदवारों के भविष्यों का आज फैसला हो जाएगा। 623 उम्मीदवार ऐसे हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हैं और इनके भविष्य का फैसला आज आप करेंगे अपने मत का प्रयोग करके, अपने अधिकार का प्रयोग करके। हालांकि उत्तर प्रदेश के हाई वोल्टेज चुनाव में पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो चुका है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिले में वोट डाले जाएंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा मात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है भारत में। आज यूपी की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो एकमात्र यूपी में ही 17 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। 17 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश की है और ऐसे में आज 11 जिलों के 58 सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर देखना होगा कि आखिर वोट प्रतिशत क्या कहता है। जो वोटर्स हैं उन्होंने किसको वोट डाला है, किसको अपने मत का प्रयोग करते हुए सत्ता में लाने की काबिज जनता ने बनाया है। हालांकि आपको बताते चले कि 11 जिलों के 58 सीटों पर यह मतदान होगा। 623 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। 75 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और अगर आप चाहें तो महिला प्रत्याशियों पर भी भरोसा जताकर आप उन्हें वोट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए आगे काम आएंगे तो आप बिल्कुल महिला प्रत्याशियों को भी बढ़ चढ़कर वोट कर सकते हैं। पहले चरण की वोटिंग आगे के चरणों के लिए हवा बनेगी। आज जो वोटिंग होंगे उससे ये तय होगा कि आखिर आगे मतदाताओं का रुख क्या रहने वाला है, मतदाता किसकी तरफ
मुड़ेंगे, रुझान जनता का किस तरफ देखने को मिलेगा। ये बात खास तौर पर बीजेपी को बेचैन करती है कि आखिर इस बार सत्ता में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में चुनावी समय जो समीकरण है उसके हिसाब से बीजेपी ने 2017 में सेंधमारी का काम सपा के लिए किया था। अब इस बार बीजेपी की ओर से क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि अगर 2017 के विधानसभा चुनाव के परिणामों की हम बात करें तो बीजेपी ने 384 सीटें जीती थी, जिसमें से 312 सीटें एक तरफा बीजेपी ने जीती थी और अपना दल ने 11 सीटें जीती थी। और उस दौरान सुभाषपा के साथ बीजेपी का गठबंधन था। सुभाषपा ने 4 सीटें जीती थी। वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2017 में समाजवादी पार्टी 403 विधानसभा सीटों में से 311 सीटों पर लड़ी थी और 47 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई थी। कांग्रेस की भी बात करें तो 2017 में 403 विधानसभा सीटों में से 114 पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को उतारा था और 7 सीटें ही सिर्फ कांग्रेस जीत पाई थी। इसी बीच आपको पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी बता देते हैं जो उन्होंने इस बार मतदान को लेकर किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो कोविड नियमों का पालन करते हुए लोकतंत्र के इस पावन पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। याद रखना है कि पहले मतदान फिर जलपान। बीजेपी की ओर से यही नारा दिया जा रहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, ताकि आप अपने मत का प्रयोग करते हुए निश्चिंत हो जाएं। और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनकी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी है, सरकार को एक बार फिर से सत्ता में लाने के लिए पूरा जोर इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने झोंक दिया है। उन्होंने भी मतदान शुरू होने से पहले ही ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज लोकतंत्र के महायज्ञ का प्रथम चरण है। आपके अमूल्य वोट की आहुति के बगैर ये अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। आपका एक वोट अपराध मुक्त, भय मुक्त, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, तब अन्य कोई काम करें। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि आज उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान है। मैं इस चरण के लिए सभी भाइयों बहनों से अपील करता हूं कि प्रदेश में विकास के साथ साथ आपको सुरक्षा, सम्मान, सुशासन देने वाली सरकार को चुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। आपका एक वोट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगा। तो 403 विधानसभा सीटों पर इस बार 7 चरणों में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण के मतदान में 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान होना है। और आपको ये भी बताते चलें कि इस दौरान बीजेपी के लिए ये चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इससे पहले अगर 2014 की बात की जाए तब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी। 2017 में बदलाव के साथ जनता ने बीजेपी को चुना और अब एक बार फिर से बीजेपी चाहती है कि जनता बीजेपी पर भरोसा जताए ताकि उत्तर प्रदेश का विकास हो सके। हालांकि अगर हम उत्तर प्रदेश की जनता की भी बात करें तो बदलाव हर बार उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से देखा गया। कहीं ना कहीं जो मूड स्विंग्स हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता के बीच भी देखा गया है हर बार के चुनाव को लेकर। 2017 में जहां एक बार बीजेपी की सरकार बनी तो वहीं अब 2022 में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोग उत्साहित भी हैं तो कहीं ना कहीं लोग सरकार से नाराज भी हैं। चाहे फिर बात की जाए कृषि कानून को लेकर भी काफी ज्यादा लोगों में नाराजगी है। ये बागपत से आप तस्वीरें देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वोटिंग के लिए तमाम व्यवस्थाएं वहां पर मतदान केंद्र में कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है मतदाताओं को लुभाने के लिए और एक सकारात्मक वातावरण वहां पर कायम करने के लिए, बनाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। गुब्बारों से सजाया गया है मतदान केंद्र को ताकि जो मतदाता आए वो उत्साह के साथ आए और उत्साह के साथ सकारात्मक मन के साथ मतदान करें। ये बुलंदशहर की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। बागपत के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रशासन काफी ज्यादा मुस्तैद है। इलेक्शन कमीशन की ओर से साफ कहा गया था, चेताया गया था कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इस बार सभी व्यवस्था की जाए। अगर हम बात करें
तो संवेदनशील जगहें भी ऐसी हैं जिसको चिन्हित करके वहां पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और पुलिस प्रशासन भी वहां पर तैनात की गई है। इसी बीच नोएडा की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं नोएडा में कि किस तरह से जो चेकिंग अभियान है वो चलाया जा रहा है अर्धसैनिक बलों की ओर से और साफ तौर पर नाकों को भी सील किया गया है ताकि कोई जो असामाजिक तत्व है वो किसी आपराधिक घटना को अंजाम न दे सके। ये देखिए बसों में चढ़कर पुलिस प्रशासन पूरी चेकिंग कर रहा है, एक एक चीज को चेक किया जा रहा है जिससे कि सुरक्षित माहौल में और निष्पक्ष इस बार मतदान कराया जा सके। देखिए गाड़ियों को खोलकर चेक किया जा रहा है ताकि सुरक्षित माहौल में चुनाव हो सके। हापुड़ की तस्वीरें देख रहे हैं आप। हापुड़ में देख सकते हैं आप किस तरह से मतदाता जो हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए हाथों में अपने वोटर आईडी कार्ड को लिए खड़े हैं ताकि अपने मत का प्रयोग करके सरकार वो चुन सके, उम्मीदवार को चुन सके और जो आगे उनके लिए बेहतर काम करे। लाइनों में मतदाता लगे हुए नजर आ रहे हैं और 6 बजे के बाद शाम 7 बजे तक तस्वीरें यही नजर आएंगी कि किस तरह मतदाता धीरे धीरे करके एकाएक मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं वहां पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है, साथ ही मास्क लगाना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और सोशल डिस्टेंसिंग, इन 2 नियमों का पालन करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपांशु गुप्ता एक बार फिर से बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं। दीपांशु, जिस तरह हम देख रहे हैं कि लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है, साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन की ओर से भी कहा गया है और प्रशासन ने भी साफ तौर पर कहा है कि लोग मास्क लगाकर आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ऐसे में क्या तस्वीरें बुलंदशहर में देखने को मिल रही, क्या वाकई लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? पूजा, मैं आपको बता दूं कि मतदान स्थल पर लगातार मतदाताओं को आना जाना शुरू हो गया है। अगर कोरोना गाइडलाइंस की बात करें तो पूरी तरह कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और हमारे साथ जेपी जनता कॉलेज मतदान बूथ पर मौजूद है तो चेयरमैन पिंकी कर इनसे बात करेंगे। ये मतदान के लिए यहाँ आई तो ये चेयरमैन पति मौजूद है, इनके साथ बात करेंगे कि ये मौजूद है भाजपा से, आप मतदान करने के लिए आए हैं, किस तरह कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, क्या व्यवस्था है यहाँ? प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पे सभी प्रकार की व्यवस्थाएं मौजूद हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि अंदर उन्होंने अपने पास भी मास्क रखे हुए हैं, अगर कोई लोग मास्क लेकर नहीं आ रहे हैं तो उनको वह भी मास्क उपलब्ध करा रहे हैं और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा जा रहा है, लोग पालन भी कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो इस बूथ पर तमाम जल भरा हुआ पड़ा है और व्यवस्था पूरी तरह दिख रही है और साफ तौर पर लगातार अधिकारियों का दौरा भी हो रहा है। अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहाँ सारी व्यवस्था चौपट है, साफ देखते हैं सुरक्षा कर्मी या मतदाता किस तरह साइडों से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, उसके लिए क्या? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे अकस्मात बारिश होने की वजह से पूरे मैदान में पानी भर गया। पहले से इस बात का ध्यान नहीं रखा गया इन लोगों की तरफ से कि अगर बारिश होती है इस क्षेत्र में, क्योंकि कच्ची मिट्टी है, तब हम किस प्रकार से उसमें करेंगे। मतदाताओं को परेशानी भी, असुविधा का भारी सामना करना पड़ रहा है कि किस तरह से वो बचते बचाते उस पानी में, उनके कपड़े भी खराब हो रहे हैं, जूते भी खराब हो रहे हैं, लेकिन जोश इस कदर है लोगों में इस समय कि वो अपना मतदान करने के लिए आ रहे हैं और विपरीत परिस्थितियों का सामना करते मतदान कर रहे हैं। तो पूरे साफ तौर पर कहना है कि अव्यवस्थाएं तो जरूर दिख रही हैं और प्रशासनिक लापरवाही भी साफ नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो मतदान दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए दीपांशु, एक और अव्यवस्थाएं भूल चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने बात की और मतदाताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप बने रहेगा हमारे साथ। इसी बीच जनता को बड़ी खबर बता दें, मुजफ्फरनगर में पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन जो है वो खराब हो गई है। इस्लामिया इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब हुई। ईवीएम खराब होने के कारण शुरू नहीं हो पाई है वोटिंग। मुजफ्फरनगर में पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। इस्लामिया इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। ऐसे में इस्लामिया के दर्शकों से ये अपील है कि पोलिंग बूथ पर जो ये ईवीएम मशीन खराब हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए मतदान करने जाए ताकि आपका समय भी बच सके और आपको भी कोई परेशानी ना हो। हालांकि अगर हम बात करें तो ईवीएम मशीन का खराब होना ये काफी ज्यादा कॉमन है, काफी ज्यादा स्वाभाविक है। हर बार चुनाव में इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें सामने आते हैं कि ईवीएम मशीन खराब हो गई। कुछ ही देर में वहां पर ईवीएम मशीन को ठीक करने की व्यवस्था पूरी कर ली जाएगी ताकि मतदान करने में कोई परेशानी ना हो। मुजफ्फरनगर ये फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। इस दौरान मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरनगर में इस बार चाहे बात की जाए बीजेपी की, चाहे बात की जाए एसपी और आरएलडी के गठबंधन की और कांग्रेस की और
बीएसपी की। इन चारों पार्टियों ने अपना जोर पूरा झोंक दिया है ताकि मुजफ्फरनगर की सीट को अपने पक्ष में किया जा सके। चलिए, तो हमारे साथ बुलंदशहर से हमारे संवाददाता दीपांशु गुप्ता लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। दीपांशु, अगर हम बात करें बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर में 40,000 ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं और साथ ही 20,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग हैं। तो आपको बताते चलें कि बुलंदशहर में 3070 बूथ तैयार किए गए हैं। बुलंदशहर में 60 सीटों पर मतदान होना है और ऐसे में 3070 बूथ जो है वो तैयार किए गए हैं कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लोग ज्यादा से ज्यादा भीड़ जो है लोगों की वो मतदान केंद्रों पर इकट्ठा ना हो, क्योंकि मतदान केंद्रों की अगर संख्या कम होगी तो लाजमी सी बात है कि भीड़ ज्यादा होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन की ओर से इस बार साफ तौर पर प्रशासन को अलर्ट किया गया था कि जहां एक तरफ कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कराना जरूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ पोलिंग बूथों की संख्या बढ़ाना यह भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था प्रशासन के लिए। हालांकि अगर हम बुलंदशहर की बात करते हैं तो बुलंदशहर में 3070 ऐसे बूथ बनाए गए हैं जहां पर मतदाता आकर अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। 60 सीटों पर इस बार बुलंदशहर से 65 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जहां एक तरफ बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में जो प्रत्याशी हैं वो कूद पड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी भी इस बार कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही हैं। पच्चीस जोन और 178 सेक्टर में बांटा किया है बुलंदशहर को। 1515 मतदान केंद्र हैं जहां पर 3070 बूथें तैयार किए गए हैं। चलिए, इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। पल पल के अपडेट्स आपको देते रहेंगे, आप बने रहेगा हमारे साथ।